नमस्कार। डीडी न्यूज पर सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी बीना सिंह। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से दिया इस्तीफा। वहीं बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने देश को किया संबोधित। देश में जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ढाका हवाई अड्डे को तत्काल प्रभाव से 6 घंटों के लिए किया गया बंद। लोकसभा में आज विनियोग विधेयक और गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने वाला विधेयक। राज्यसभा में तेल क्षेत्र से जुड़ा विधेयक किया गया पेश। राज्यसभा मंगलवार तक के लिए स्थगित। अयोध्या गैंगरेप मामले में लगातार बढ़ती जा रही है समाजवादी पार्टी की मुश्किलें। भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने शीर्ष कमान को सौंपी रिपोर्ट में सपा पर सीधे तौर पर हमला। अयोध्या रेप पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के क्वीन मैरी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़िता को कड़ी सुरक्षा और डॉक्टरों की देखरेख में लाया गया लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोचिंग सेंटर की हालत पर लिया स्वतः संज्ञान। कहा कोचिंग सेंटर बन गए हैं डेथ चैम्बर। अगर नहीं हुआ सुरक्षा मानकों का पालन तो अदालत बंद कर सकती है कोचिंग सेंटर। एमसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस किया जारी। एमसीडी को लेकर दिल्ली की आप सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। फैसले में कोर्ट ने कहा बिना दिल्ली सरकार से परामर्श के भी उपराज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं 10 एल्डरमैन। वायनाड त्रासदी में लापता लोगों को खोजने का कार्य जारी। रडार के माध्यम से लोगों को तलाश रही है सेना। इधर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश से बिगड़े हुए हालात को संभालने की कोशिश। एशियाई समेत वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट का भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा असर। हफ्ते के पहले दिन शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1600 अंक से भी ज्यादा टूटा तो निफ्टी में भी 500 से ज्यादा अंकों की देखी गई गिरावट। और पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेन का बैडमिंटन में कांस्य पदक के लिए मलेशिया के जिया जी ली से मुकाबला जारी। महिला कुश्ती में निशा दाहिया दिखाएंगी अपना दम। ये थी समय तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जहां सियासी तूफान के बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से मिलकर वो जल्द ही अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि देश की जनता शांति बनाए रखने में सहयोग करें। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ढाका हवाई अड्डे को तत्काल प्रभाव से 6 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और कामकाज देखने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। धैर्य बनाए रखें, कुछ समय दें। हम देश को पेश सभी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। कृपया टकराव का हिस्सा ना बने और शांति के रास्ते पर लौटें। इससे हमारे देश को बहुत आर्थिक और माली नुकसान हो रहा है। लोग मर रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाधान निकाल लिया जाएगा। इस बीच बांग्लादेश में राजनीतिक संकट गहरा गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो दोपहर करीब 2:30 बजे एक सैन्य हेलीकॉप्टर से बंग भवन से अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ
सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हुई। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने दोपहर करीब 3 बजे गोनो भवन के दरवाजे खोल दिए और प्रधानमंत्री आवास के परिसर में घुस गए। सरकार के खिलाफ जारी इस प्रदर्शन में अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 13 पुलिसकर्मी और 6 पत्रकार भी शामिल हैं। वहां जुलाई से ही हिंसा जारी है। बांग्लादेश में हिंसा को देखते हुए 5 अगस्त से 3 दिन के लिए छुट्टी घोषित की गई थी। वहां कर्फ्यू जारी लगा हुआ है। सेना सड़कों पर गश्त कर रही थी। प्रदर्शनकारी ढाका तक लॉन्ग मार्च कर रहे थे। वो शेख हसीना के नेतृत्व में चल रही सरकार से असंतुष्ट थे। शेख हसीना साल 2009 से ही बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हैं। इसी साल जनवरी में उन्होंने लगातार चौथी बार चुनावों में जीत हासिल की थी। हालांकि इस चुनाव में प्रमुख विपक्षी दल बीएनपी की सक्रिय भूमिका नहीं थी। इसी वजह से चुनावों को एक तरफा माना जा रहा था। विपक्षी दल सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग और अपनी सत्ता के दम से विरोध का दमन करने के आरोप लगाते रहे थे। इनमें विपक्षी कार्यकर्ताओं की गैर न्यायिक हत्या तक के आरोप भी शामिल हैं। देश में विरोध प्रदर्शन सरकारी नौकरी में कोटे को लेकर शुरू हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में दखल देने के बावजूद प्रदर्शनों का सिलसिला नहीं थमा। दरअसल 5 जून 2024 को बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में कोटा बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद ढाका के अलग अलग विश्वविद्यालयों के छात्रों ने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया। कोर्ट के फैसले के बाद सरकारी नौकरियों में 56% सीटें आरक्षित हो गईं। अलग अलग वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया गया। सबसे ज्यादा 30% सीटें 1971 के युद्ध में शामिल लोगों के घर वालों के लिए थीं। वॉर वेटरन्स के बाद महिलाओं और अल्प विकसित क्षेत्र से आने वाले लोगों का नंबर आता है। इन दोनों के लिए 10-10% सीटें रिजर्व की गईं। मूल निवासियों को भी 5% सीटें दी गईं और 1% सीट विकलांग लोगों के लिए आरक्षित हुई। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग थी कि इस आरक्षण को कम किया जाए। सबसे ज्यादा विरोध सेना के परिवार वालों को मिलने वाले आरक्षण का था। और भारत बांग्लादेश पेट्रापोल सीमा को बंद कर दिया गया है। भारत से बांग्लादेश गए सभी ट्रक चालकों को बीएसएफ ने वापस भारत बुला लिए हैं। पेट्रापोल सीमा पर सभी को 500 मीटर दूर ही रोका जा रहा है और बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अब खबर संसद से। बजट सत्र के दौरान आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न पूछे गए। लोकसभा में स्वास्थ्य बजट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से स्वास्थ्य बजट पर खास फोकस रहा है और उसमें लगातार इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि 2013-14 के मुकाबले अभी तक स्वास्थ्य बजट करीब 164% बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जो एक प्रोएक्टिव सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है और इसीलिए 2014 से ही सभी विभागों की तरह स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रोएक्टिव होकर के इस पर पूरी दृष्टि डाल करके बजट एलोकेशंस के बारे में चिंता की और चर्चा की है। 2013-14 में बजट 33,278 करोड़ रुपए थे। आज वही बजट 90,958 करोड़ रुपए हो गया है और ये एलोकेशन लगभग 164%, 164% का इजाफा इंक्रीज हुआ है। यह अपने आप में बताता है कि हमने प्रायोरिटाइज करने में हेल्थ को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया है।
अगली खबर, अयोध्या गैंग रेप मामले में समाजवादी पार्टी लगातार घिरती हुई जा रही है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद के नेतृत्व में अयोध्या गई 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट शीर्ष संगठन को सौंप दी है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लगभग 4 पन्नों की है। इस रिपोर्ट में कुछ अहम बातें भी डेलीगेशन ने लिखी हैं। खासतौर से सपा पर सीधा हमला बोला गया है। लोकल पुलिस की भूमिका के साथ साथ मुआवजा बढ़ाने की बात भी इस रिपोर्ट में कही गई है। और इस बीच अयोध्या रेप पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के क्वींस मैरी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पीड़िता को कड़ी सुरक्षा और डॉक्टरों की देखरेख में लखनऊ लाया गया। दरअसल अयोध्या जिला महिला अस्पताल में बेहतर सुविधाएं ना होने की वजह से पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया था। आगे की खबरों में बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी के धर्मांतरण एवं शारीरिक शोषण करने वाले सलमान को पुलिस ने 2.5 महीने बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सलमान पर मुकदमे में अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और धर्म परिवर्तन की धाराएं दर्ज की गई हैं। दरअसल 9 मई की रात में नाबालिग किशोरी का अपहरण किया गया था। काफ़ी दिनों तक सलमान की तलाश के बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद से सलमान के बारे में जानकारी जुटाई। इस संबंध में डीएसपी संदीप सिंह ने बताया कि पुलिस को इस मामले में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि अपहर्ता ने बयान में बताया है कि उसके शारीरिक शोषण के साथ ही धर्म परिवर्तन भी कराया गया। आरोपी सलमान नाम का युवक है। इस संबंध में आज टीम को सफलता मिली और प्रातः अपहर्ता के साथ साथ सलमान की गिरफ्तारी की गई। अपहर्ता से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी सलमान के द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया गया, साथ ही साथ उसका धर्म परिवर्तन भी कराया गया। अतः मुकदमे में इन सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। और इस पीड़िता की मां ने हिंदू संगठन के प्रमुख दुर्गेश गुप्ता की सराहना की, साथ ही आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। दुर्गेश यादव जो हैं उनने हमारी मदद की थी। 2 महीने हो गए उसे, तो मेरी लड़की आ पाई और इस घटना में इस लड़के को मतलब सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं हिंदू संगठन के प्रमुख दुर्गेश गुप्ता ने बताया कि आरोपी नाबालिग को हिमाचल प्रदेश ले गया था। शारीरिक शोषण के अलावा लड़की का नाम भी बदला गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। सलमान नाम का व्यक्ति उस लड़की को, नाबालिग लड़की को हिमाचल प्रदेश ले गया था। वहाँ पर उसने मरियम नाम से उस लड़की का नाम शो करा है और उसको धर्म परिवर्तन भी उसका करवाने का प्रयास करा गया है। नाथ नगरी सुरक्षा समूह द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली से इस प्रकरण में पूरी भेंट करी गई और पूरा प्रकरण उनके संज्ञान में डाला गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस प्रकरण को पूरा गंभीरता से लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन स्थित अपने कक्ष में ओडिशा के भाजपा सांसदों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उनके निर्वाचन क्षेत्र के बजट के बारे में पूछा। और अब आज की एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्तीकरण के 5 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्तीकरण के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। इस परिवर्तनकारी निर्णय ने हाशिए पर पड़े वर्गों के सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया है। क्षेत्र के युवाओं ने सामाजिक आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को प्रेरित किया है, जिससे शांति
और व्यापक विकास को बढ़ावा देने के मोदी सरकार के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। हम इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और क्षेत्र की आकांक्षाओं और परिवर्तनकारी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि करते हैं। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां अदालत ने दिल्ली में कोचिंग सेंटर की हालत पर स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में अदालत ने एमसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत का जिक्र करते हुए कोचिंग सेंटर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि ये कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए हैं, ये लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम इन कोचिंग सेंटर को बंद कर सकते हैं और तब तक ऑनलाइन संचालन की इजाजत देंगे जब तक ये फायर और दूसरे सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं। हम अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा ही करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए कोचिंग सेंटर फेडरेशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के एलजी एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके लिए केजरीवाल सरकार से सलाह की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह के बिना एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि 1993 के एक्ट में उपराज्यपाल को यह अधिकार है। एलजी को विधायी अधिकार एमसीडी एक्ट से मिले हैं। ये अधिकार एग्जीक्यूटिव अधिकार नहीं है कि सलाह लेने की उनको जरूरत पड़े। और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कोर्ट के इस फैसले पर कहा कि आम आदमी पार्टी को अब प्रायश्चित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी को एल्डरमैन की नियुक्ति का हक है। आम आदमी पार्टी जब कानून मानती ही नहीं है तो कानून पढ़ेगी क्यों? पहले से तय है कि ये कार्य एलजी महोदय का है, जो संवैधानिक रूप से एक यूनियन टेरिटरी का संवैधानिक प्रमुख पद है। आज उस पे एक जोरदार थप्पड़ जड़ा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के ऊपर, और मुझे लगता है कि जेल में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल जरूर एक पत्र लिखेंगे कि पीछे की हमारी गलतियों के लिए हम क्षमा चाहते हैं। एक बड़ी खबर हरियाणा से, जहां राज्य की कैबिनेट ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने किसानों को सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जो किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी का लाभ दे रहा है। कैबिनेट ने राज्य में आबियाना को खत्म करने की भी मंजूरी दी है। 1 अप्रैल 2024 से किसानों से आबियाना नहीं लिया जाएगा। साथ ही आबियाना का लगभग 140 करोड़ रुपए का पिछला बकाया भी माफ होगा। कैबिनेट ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी है। हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकर्रीदार नियम 2011 में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। संशोधन के बाद धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकर्रीदार या उनके हित उत्तराधिकारी जिनकी 20 वर्ष की समय सीमा पूरी हो गई है, वो अब मालिकाना हक के लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में भी संशोधन को मंजूरी दे दी है। शहरी आवास योजना के तहत प्लॉट लेने वाले आवेदकों को किस्त देने में आसानी होगी।
खबर असम से, जहां मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जल्द ही एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में हैं जिसके तहत असम में पैदा हुए लोगों को ही राज्य की सरकारी नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा। शर्मा ने कहा कि जल्द ही एक नई डोमिसाइल पॉलिसी पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले किए गए वादे के अनुसार दी गई 1 लाख सरकारी नौकरियों में असम के लोगों को प्राथमिकता मिली है, जो पूरी सूची प्रकाशित होने पर स्पष्ट होगी। उन्होंने कहा कि सरकार स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम हिमंता ने इस दौरान कांग्रेस पर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में पुलिस विभाग में 30% नौकरियों में एक विशेष समुदाय को नियुक्ति दी गई थी, लेकिन जब हम 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो हम इसका पूरा डेटा पब्लिश करेंगे। वहीं शर्मा ने यह भी दावा किया कि लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कारण बीजेपी 2026 में राज्य में सत्ता में लौटेगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जल्दी ही लव जिहाद से संबंधित मामलों में आजीवन कारावास का कानून लाने की तैयारी में है। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा, हमने चुनाव के दौरान लव जिहाद के बारे में बात की थी। हम जल्द ही एक कानून लाएंगे जिसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा होगी। शर्मा ने दावा किया कि लव जिहाद एक वास्तविक और गंभीर मुद्दा है, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन और धोखे से प्रेम संबंध बनाना शामिल है। खबर केरल से, जहां वायनाड में मृतकों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कुछ शवों की शिनाख्त भी नहीं की जा सकी है। बचाव अभियान में जुटी टीमों को कई अज्ञात लावारिस शव भी मिले हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वायनाड भूस्खलन के लिए प्रकृति के दोहन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इको सेंसिटिव जोन में इस तरह के अवैध गतिविधियां और खनन नहीं होना चाहिए, इससे वहां बहुत नुकसान हुआ है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में जिस प्रकार से लीगल बस्तियां बसाई गई और जिस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है न्यूज़पेपर्स के अंतर्गत, लगातार लोकल न्यूज़पेपर के अंतर्गत रिपोर्ट आ रही है, उसको लेकर के इसके फाइनलाइजेशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को जल्दी कदम उठाना चाहिए। इको सेंसिटिव जोन का एक प्लान बनाना चाहिए और ऑलरेडी जो कमिटीज़ की रिपोर्ट आई हुई हैं और जो फॉर्मर डीजी संजय कुमार की जो रिपोर्ट है उसको स्टेट गवर्नमेंट को अपना सबमिशन देना चाहिए। इको सेंसिटिव जोन में इस प्रकार का हैबिटेशन और इलीगल एक्टिविटी माइनिंग नहीं होनी चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पे हुआ है। एक और बड़ी खबर, नीट यूजी की काउंसलिंग 14 अगस्त से होगी। काउंसलिंग 4 चरणों में होगी। काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। छात्र देश के किसी भी हिस्से से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एमसीसी के निदेशक डॉक्टर बी श्रीनिवास ने कहा कि छात्र एमसीसी NIC इन पर .NIC पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नीट यूजी काउंसलिंग हम लोग MCC में शुरू करने वाले 14 अगस्त से, और ये इसके बाद 4 फेजेस में होगा। सब ऑनलाइन प्रोसेस में ही होगा और इसमें स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री कहीं से भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा होगा, फिर फर्स्ट राउंड स्टेट का होगा, ऐसे टेंडम में चलेगा एक के बाद एक, तो ऐसे 4 राउंड्स होंगे। और हम लोग तो कोशिश ये भी कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का फेज़ थोड़ा 1 हफ्ते या पहले थोड़ा आगे कर दें, ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम मिले इसको अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारे 1,12,000 सीट्स हैं MBBS के, और इसमें BDS के अराउंड 20,000 सीट्स होंगे, और नर्सिंग के कुछ सेंट्रल कॉलेजेस हैं उनके भी काउंसलिंग हम MCC के थ्रू करेंगे। एम्स के सारे जो 19-20 एम्स न्यू इंस्टीट्यूट्स हैं उसका भी काउंसलिंग MCC के थ्रू ही होगा। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के भी 100% सारी सीट्स का काउंसलिंग MCC के थ्रू होगा। बाकी जो 85% स्टेट कोटा सीट्स हैं उसका काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ अपने अपने स्टेट्स राज्य में उनके डोमिसाइल के हिसाब से करेंगे। ये हमारा एक वेबसाइट है mcc.nic.in,
तो स्टूडेंट्स को हम एक नोटिस डालने के बाद स्टूडेंट्स हमारे साइट पे आ सकते हैं और अपने आप को हमारे साइट पे रजिस्टर करेंगे। वो रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट्स को चॉइसेस दिखाई दिए जाएंगे और वो चॉइसेस के हिसाब से दे विल बी एबल टू चूज़ द चॉइसेस एज पर द मेरिट। तो मेरिट और उसके चॉइस के हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसको अलॉटमेंट करेगा और उनको वो ज्वाइन करना पड़ेगा विद इन 7 डेज़। और इसी के साथ सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।